आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। दुमका से पहली खबर। जहां रामगढ़ थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में सोमवार को रात भर कोर्ट में सुनवाई चली। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद तौफिकुल हसन की कोर्ट में सुनवाई चली। इस दौरान तीनों आरोपी कोर्ट में मौजूद रहे। कोर्ट ने साबित कर दिया कि आतंक संबंधी मामलों में ही नहीं बल्कि वहशी दरिंदों को भी सजा दिलाने के लिए अदालत रात को खुलती है। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये सबसे तेज ट्रायल होगा जब 1 महीने के भीतर ही गैंगरेप और हत्या के आरोपियों को सजा सुनाई गई हो। आपको बताएं कि 5 फरवरी को रिश्ते में चाचा लगने वाले मिट्ठू राय अपने 6 साल की भतीजी को चॉकलेट और बलून दिलाने का झांसा देकर घर से ले गया। अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर उस मासूम का गैंगरेप किया। असहनीय पीड़ा से जब बच्ची बेहोश हो गई तो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और लाश छुपाने के लिए मिट्टी में उसे दफना दिया गया। इस अमानवीय घटना को अंजाम देकर तीनों आरोपी पीड़िता के घर ही जाकर सो भी गए। घर वाले बच्ची को रात भर तलाशते रहे और तीनों दरिंदे चैन की सांस सोते रहे। तड़के 3 बजे तीनों जरूरी काम की बात कहकर फरार हो गए। घटना के 2 दिन बाद 7 फरवरी को बच्ची की लाश मिली। फरार मुख्य आरोपी मिट्ठू राय को पुलिस ने 13 फरवरी को मुंबई के कल्याण स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। उसकी शिनाख्त पर 2 अन्य आरोपियों को गोड्डा जिले के पुड़ैयाहाट से पकड़ा जा सका। और पंचम है हमारे साथ फोन लाइन पर। पंचम, जैसा कि हमने कहा भी कि इतिहास में पहली बार होगा कि ऐसे मामलों को लेकर अगर कोर्ट रात भर चलती हो और किसी निष्कर्ष पर पहुंचती हो तो बेहद अहम है। खासकर इस पूरे मामले के बारे में अभी क्या जानकारी है? विवेक, निश्चित रूप से न्यायिक इतिहास के मद्देनजर अगर देखें तो आज का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है। 1 महीने के भीतर जहां 3 आरोपियों को आज सजा सुनाई जा सकती है, वहीं अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें तो अब तक जो कोर्ट दिवस के रूप में अगर गिनती की जाए तो 3 दिवस में ही 15 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। आज फर्स्ट हाफ में बहस होगा और सेकेंड हाफ में हो सकता है फैसला सुना दिया जाए। अब तक 5 कार्य दिवस का रिकॉर्ड यूपी के बागपत का है। तो इस दृष्टिकोण से यह देखा जाए तो यह फैसला काफी ऐतिहासिक होने वाला है और इसमें पुलिस और न्यायपालिका दोनों की अहम भूमिका रही। जिस प्रकार पुलिस ने घटना के बाद तत्परता दिखाई और यहां से भाग चुके आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार कर 14 दिन के अंदर जो है तो चार्जशीट दाखिल किया। 26 फरवरी को चार्जशीट दाखिल किया और उसके बाद कोर्ट अपनी कार्रवाई शुरू की और कल देर रात तक गवाहों का बयान कलमबद्ध कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पंचम, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और रांची के मोरहाबादी फुटबॉल मैदान के पास अपराधियों ने प्रेम सागर मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद डीआईजी, एसएसपी समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। एसएसपी अनीश गुप्ता ने बताया है कि मृतक प्रेम सागर मुंडा का नक्सली संगठन टीपीसी के साथ संबंध रहा है। पिपरवार के केस में एनआईए जांच चल रही है। वो हाल ही में जेल से बाहर निकला था। एसएसपी ने कहा कि मृतक के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। उन्होंने हत्याकांड के जल्द खुलासे का दावा किया। वहीं भारत मुंडा समाज के उपाध्यक्ष अंतु तुर्की ने प्रेम सागर मुंडा का सामाजिक व्यक्ति उन्हें करार दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रेम सागर मुंडा को भारत मुंडा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। स्थान पर ये घटना हुई है, वहाँ पे प्रारंभिक जांच के बाद ये बात सामने आई है कि कुछ व्यक्ति इनके साथ जो बैठ के बात कर रहे थे, कुछ झगड़ा हुआ है उनके साथ और उसी में इन लोगों के द्वारा गोली मारी गई है। कुछ खोखे यहाँ से बरामद हुए हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ चल रही है क्योंकि 1-2 यहाँ पे गुमटी वगैरह भी है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जिनसे अभी जो अपराधी हैं उनके हुलिये के बारे में और उनके भागने की दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा अन्य पहलुओं पर भी छानबीन चल रही है। इस केस का जल्द ही खुलासा होगा। ये आदमी तो समाज सेवा करते थे, सामाजिक कामों में हमेशा बढ़ चढ़कर आगे रहते थे, बहुत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे। इतना हम लोग तो जानते हैं इनको, और पता नहीं इनका किस तरह का कौन सा दुश्मन ऐसा रहा कि इनको इस तरह का हत्या कर दिया गया। हम लोगों को ऐसा लगता था कि इनका कोई दुश्मन नहीं रहा होगा, ऐसा हम लोगों को पहले महसूस होता था, क्या कि हमेशा से सामाजिक काम में ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। और जब विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बीजेपी विधायक पर एक और मामला दर्ज किया गया है। बरोरा थाने में खतरास निवासी राजीव कुमार ने 15 डिसमिल जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। थाने में लिखित शिकायत की। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया है कि जब वो अपनी जमीन पर बाउंड्री देने पहुंचा था तब विधायक उनकी जमीन पर पहुंच गए और बोला कि जमीन भूल जाओ, ये मेरा हो गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक विधायक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है।
राजीव कुमार श्रीवास्तव जो कि कचास से रहने वाले हैं, उनकी एक ज़मीन है लेडी डुमर में 15 डिसमिल ज़मीन है। उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि उनकी ज़मीन को विधायक धुलू महतो द्वारा जबरन रंगदारी के रूप में घेर लिया गया है। हम लोगों ने पता लगाया तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में जो प्लॉट्स थे उन सभी को एक बड़ी बाउंड्री में घेरा गया है। झारखंड हाईकोर्ट में आज प्रभुनाथ सिंह की किस्मत का अहम फैसला होना है। हाईकोर्ट तय करेगी कि विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में बिहार के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह जेल में रहेंगे या आजाद होंगे। विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में 3 मार्च को हाईकोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी और इस मामले में निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा काट रहे प्रभुनाथ सिंह फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं। दरअसल प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह की अपील याचिका पर बीते 24 फरवरी को फैसला टल गया था। जस्टिस A.K. गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत अब इस मामले में सजा सुनाने वाली है। देवघर में शादी का उत्साह अचानक मातम में बदल गया। आज बारात निकलनी थी लेकिन दूल्हे की अर्थी निकली। घटना गुगलीडीह मोहल्ले की है। लाला मोहन प्रसाद यादव के इकलौते बेटे सोनू कुमार की आज शादी थी। बारात निकलने से पहले शादी की रस्में निभाई जा रही थी। देव पूजन के लिए खुशी से झूमते गाते लोग पास के बजरंगबली मंदिर जा रहे थे। तभी बरगद के पेड़ की बड़ी डाली टूटकर गिर गई और ये डाली दूल्हे के सिर पर जा गिरी। इसके बाद आनन फानन में दूल्हे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सोनू की शादी बांका के ललिता कुमारी से होने वाली थी। मंडप पूजा करने गए थे, पेड़ गिर गया उस पर, उसी में घटना हुआ। कोई भावा नहीं, कोई कुछ नहीं। एक बैग कौन चीज का डर था, बार का एक बैग गिर गया और बीच माथे पर पड़ के और एकदम अचानक घटना ये हो गए हैं। और देवघर के कुछ हाई स्कूल और +2 स्कूलों के शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पर अवैध वसूली का आरोप लगाया है। शिक्षकों और लिपिकों ने इस संबंध में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को लिखित शिकायत की है, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के लिपिकों पर धमकाने और मनमाने तरीके से प्रताड़ित करने की बात कही गई है। इस संबंध में एक व्यक्ति ने सीएम हेमंत सोरेन को भी ट्विटर पर जानकारी दी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री गंभीरता से देवघर उपायुक्त को इस मामले में उचित कार्रवाई कर सूचित करने के लिए निर्देश जारी कर चुके हैं। सीएम के आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने बताया है कि सभी आरोपों की जांच की जा रही है। और सरकार ने पत्थर खदानों की लीज रेन्यूअल पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। सरकार के इस आदेश से साहिबगंज में पत्थर उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नए कानून के नियमों के तहत 34 पत्थर खदान बंद होने वाले हैं और इसके साथ ही पत्थर खदानों की नीलामी किए जाने से सरकार के फैसले से पत्थर उद्योग के कारोबारी सख्ते में हैं। साहिबगंज के डीसी ने कहा है कि सरकार के व्यक्तिगत फैसलों का प्रशासन अनुपालन करेगी और पत्थर उद्योग की कई समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन सरकार के फैसलों का इंतजार कर रहा है। छोटे छोटे उद्योग की संख्या यह 80% है, 20% बड़े उद्योग है। वो बंद होने से काफ़ी व्यापक वहाँ पड़ेगा। एक तो लीज जल्दी नहीं हो रहा है, चूँकि इसी कमेटी गठन नहीं हो रहा है, बहुत दिन से किसी इसी नहीं हो रहा है, ये बहुत हौच-पौच मामला फंसा हुआ है। और रिन्यूअल का आवेदन नहीं लिया जा रहा है माइनिंग में, चूँकि गवर्नमेंट का चिट्ठी आ गई है, तो माइनिंग विभाग का है कि हम जब तक गवर्नमेंट चिट्ठी नहीं आएगा आवेदन नहीं लेंगे। लोगों ने इस बात को रखा है और उन्होंने बताया है कि वो स्टेट में इसके बारे में बात करेंगे और जैसा भी स्टेट से निर्देश मिलेगा जिला प्रशासन उस पर काम करेगा। रांची और खूंटी के सीमावर्ती इलाकों के साथ सरायकेला का कुचाई इलाका सालों से नक्सलियों के लिए सेफ जोन रहा है। इन इलाकों में नक्सली छिपते हैं और अपनी रणनीति तैयार करते हैं। नक्सलियों के सेफ जोन से नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन ड्राइटेंट चलाया जा रहा है। कुख्यात नक्सली अतुल, अमित, अनल और महाराज प्रमाणिक को गिरफ्त में लेने के साथ उनके सभी अड्डों को ध्वस्त करने की पुलिस कोशिश कर रही है। पुलिस के वरीय अधिकारी लगातार ऑपरेशन ट्राइडेंट का जायजा ले रहे हैं और उनकी तरफ से यह निर्देश है कि जब तक इन इलाकों से नक्सलियों का समूल नाश नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन जब तक जो है अनल को, महाराज को हम लोग नहीं पकड़ेंगे तब तक ये लगातार चलते रहेगा। कुकड़ू कांड से जितना लूटा हुआ हथियार है वो सारा हथियार जब तक हम लोग वापस नहीं लाएंगे तब तक ये जो है लगातार चलते रहेगा। संस्थापक दिवस पर जमशेदपुर का जुबली पार्क पूरी तरह से झगमगा उठा है। जुबली पार्क में टाटा सन्स के चेयरमैन
एन चंद्रशेखरन ने लाइटिंग का उद्घाटन किया और इस मौके पर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन समेत टाटा परिवार के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने जमशेदजी टाटा साहब की जीवनी पर आधारित म्यूजियम का भी निरीक्षण किया। और सीवेज की सुविधाएं देख के ऐसा लग रहा है जैसे फेरी लैंड में हो, इतना सुंदर वो हो। एवरी ईयर हम सारे लोग वेट करते हैं फॉर दिस डे। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो ये तो मुझे बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम अभी जमशेदपुर हम लोग आए, तो बहुत ही सुंदर है। आई थिंक इट्स ऑसम। इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, कभी सोचा नहीं था कि इतना सुंदर होगा। तो टाटा स्टील के संस्थापक जमशेदजी टाटा की 181वीं जयंती को लेकर जमशेदपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं जमशेदजी टाटा को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने भी जमशेदजी को श्रद्धांजलि दी। मिस्टर कौशिक चैटर्जी, हेमंत सोरेन सरकार आज अपना पहला बजट पेश करेगी। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र और बेरोजगारी दूर करने पर मुख्य फोकस रहने की संभावना है। निर्माण क्षेत्र को नजरअंदाज कर सोशल सेक्टर पर राज्य सरकार जोर दे सकती है, जिससे इसका लाभ जनता को सीधे मिले और दिल्ली की तरह झारखंड में मुफ्त बिजली का भी ऐलान हो सकता है। और साथ ही सरकार गरीबों के लिए 10 रुपए में साड़ी धोती का प्रावधान कर सकती है। तो बजट में क्या क्या ऐलान संभव है, हम आपको बता रहे हैं। तो सरकारी विभागों पर विशेष नजर, राज्यवासियों को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। किसानों के लिए ऋण माफी की भी घोषणा इस बजट में किया जा सकता है। इसके अलावा बेरोजगारों के लिए 5,000 रुपए भत्ते का भी प्रावधान इस बजट में संभव दिखता है। मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी बढ़ सकती है। इसके अलावा इस बजट में गरीबों के 10 रुपए में उन्हें धोती, साड़ी और लुंगी देने की भी घोषणा हो सकती है। भूमि अधिकार कानून बनाकर भूमिहीनों को भूखंड देने की भी तैयारी इस बजट के अंदर की गई है। और महिला बैंक की स्थापना और 50,000 न्यूनतम लोन देने की भी तैयारी है। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मात्र 100 रुपए परीक्षा शुल्क लेने की तैयारी चल रही है। झारखंड की हेमंत सरकार सूबे को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। कैसा होगा न्यू झारखंड और झारखंड को नए तरीके से गढ़ने के लिए वित्त मंत्री की क्या योजना है, इस पूरे मुद्दे पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से खास बातचीत की न्यूज 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार ने। हमारे साथ है झारखंड के वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री रामेश्वर उरांव, जिनसे हम जानेंगे कि जो नया झारखंड की ये बात कर रहे हैं, उस नए झारखंड में इनकी क्या भूमिका होगी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मंत्री जी। ये बताइए कि अभी जो वर्तमान में झारखंड है और हम नए झारखंड की जो बात कर रहे हैं, इस नए झारखंड में और वर्तमान झारखंड में आपको क्या फ़र्क दिख रहा है? नए झारखंड की तरफ कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बुलाया और दर्शकों के सामने आने का मौका दिया। देखिए, वर्तमान में झारखंड जो है और भविष्य में जो होने वाला है, अंतर है। वर्तमान में आप क्या देखेंगे कि झारखंड में मूलभूत सुविधाएं की कमी है। गांव-गांव में जाइए, पानी की कमी है, पेयजल नहीं है और सड़कें ठीक नहीं है। शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है। स्कूल में टीचर्स नहीं हैं। बच्चे पढ़ने स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं, जो भी कारण हो। ये अस्पतालों में ताले लटके हुए हैं। गांव देहात के अस्पतालों में, हेल्थ सब सेंटर जिसको बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वर्तमान में जो इंसान को के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी कमी है। हम नए झारखंड की जो कल्पना कर रहे हैं और जिसको बनाने जा रहे हैं, उसमें ये सब सारी चीज़ों की जो में कमी है वो दूर की जाएगी। वित्त मंत्री के रूप में आपने जिस झारखंड को अभी ये संभाला है, यहाँ कहा जा रहा है कि पैसे तो हैं नहीं,
तो जब पैसे नहीं हैं तो नए झारखंड के निर्माण में एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, पैसे अभी नहीं हैं। कारण ये है कि पिछली सरकार में अपव्यय हुआ, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हुआ, रेवेन्यू कम जरूर रहा, लेकिन अगर वो सही ढंग से खर्च होता, उसको किया जाता, तो जो समस्याएं हैं इसको दूर किया जा सकता था और हम आगे बढ़ सकते थे। इसको अपव्यय के वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए और आज स्थिति जो है, खजाने की स्थिति बहुत ही ख़राब है। लेकिन हम खजाने की स्थिति को सुधार रहे हैं और अगले वित्तीय वर्ष में बहुत कुछ सुधार आएगा। तो वित्तीय स्थिति को सुधार करके हम गांव देहात में सड़कों को अच्छा करेंगे, बिजली की सुविधा को आगे बढ़ाएंगे, पानी की सुविधा को आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा में भी बहुत पिछड़े हुए हैं हम लोग। ऐसे साक्षरता दर बहुत ही यहाँ पर कम है और राज्यों की तुलना में, और साथ साथ यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो ख़राब है। एक चीज़ बड़ा मन में सबके आता है, 3.25 करोड़ झारखंड में जो लोग हैं उन सबके मन में यही बात आती है कि जब भी वो झारखंड से बाहर जाते हैं, सारी सुविधाएं देखते हैं, झारखंड लौट के आते हैं तो उनको लगता है कि झारखंड में तो कुछ है ही नहीं, बेहतर है बाहर ही रहें। अपने राज्य में आने से वो कतराते हैं। तो ऐसे लोगों को झारखंड लाने के लिए आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, झारखंड में पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। चूँकि यहाँ रोज़गार की व्यवस्था सरकारों ने नहीं की, पिछली सरकारों ने, तो लोग काम के खोज में बाहर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं। हम यहाँ अगर रोज़गार की व्यवस्था कर लेते हैं तो वो लोग बाहर नहीं जाएंगे और फिर हम रोज़गार की व्यवस्था करके विकास को आगे बढ़ा पाएंगे। उनकी आमदनी बढ़ाएंगे, यहाँ पर मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से रोजगार भी बढ़ेगा। बतौर वित्त मंत्री आपकी जो प्रायोरिटीज़ होंगी, किन किन सेक्टर्स को आप सबसे पहले प्रायोरिटीज़ देंगे? जो पैसे का आवंटन होगा जब आप बजट बनाएंगे, जब अगले झारखंड की बात कर रहे हैं, नए झारखंड की, तो उसमें किन किन सेक्टर्स को आप फोकस करेंगे? मेरा व्यक्तिगत राय है और सरकार की भी, जितने भी हम लोग सरकार में हैं सबकी राय यही है कि सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भूखे को अनाज और प्यासे को पानी में, यहीं से शुरू करेंगे हम लोग। अभी क्या स्थिति है, अभी गांव देहात में आप जाइए तो लोग आके कहेंगे, शिकायत करेंगे कि उन्हें राशन कार्ड नहीं है, उनके भूखा रहना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं, इसको सुधारेंगे। जो खाद्य सुरक्षा कानून है अभी बढ़िया से लागू नहीं है झारखंड में, तो उसको सबसे पहले तो काम करेंगे कि 100% कवरेज करेंगे खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पूरा करेंगे ताकि लोग का पेट भरे। फिर पानी की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है, गर्मी का दिन आ रहा है, आप जाइए बाहर गांव में तो लोग शिकायत करेंगे, देखिए 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। तो ये नहीं है, पहले चापाकल लगे हुए हैं वहाँ, लेकिन सूखे पड़े हैं, मरम्मती उनकी नहीं हो रही है। तो पहला हमारा प्रायोरिटी है, हम लोगों से कह रहे हैं, मंत्री जी जो भी संबंधित मंत्री हैं उनसे कहेंगे कि पानी की व्यवस्था बढ़िया की। चूँकि मैं खाद्य आपूर्ति का मंत्री मैं स्वयं हूँ, तो ये व्यवस्था मैं कर रहा हूँ कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 100% लोगों को अनाज मिले। जो एलिजिबल हैं खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उनको तो 100% मिलेगा, अनाज मिलेगा। ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो ये भी करने जा रहे हैं हम लोग। घोषणा पत्र में हम लोगों का है कि हम 100 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे लोगों का, है ना। ज़्यादा होगा तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन 100 यूनिट तक हम फ्री मुहैया करने जा रहे हैं। बहुत से क्षेत्र हैं इसी तरह से जो बुनियादी चीज़ें हैं इंसान के लिए, उसमें हम सुविधा बढ़ाने जा रहे हैं। और इस तरह से कल्पना करते हैं हेमंत सरकार के तहत कि हम झारखंड को एक बेहतर स्थान बनाएंगे। लोग ये नहीं कहें कि बाहर हम अच्छा लगता है, बाहर में सुविधाएं हैं और झारखंड में आने पर उन सुविधाओं का अभाव लोगों को होता है, ऐसा नहीं होने देंगे। आप कह रहे हैं कि 100 यूनिट बिजली आप लोग फ्री देंगे। इस तरीके से पहले ही बजट आपका बहुत ऐसी स्थिति में है कि पैसे नहीं हैं, तो इस तरह से बिजली आप अगर फ्री करेंगे, बाकी चीज़ें लोक लुभावन चीज़ें ही फ्री करेंगे, तो ये आपको लगता नहीं बजट पर थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ेगा? या फिर इसके लिए पैसे कहाँ से व्यवस्था होगी? देखिए, पैसे की कमी नहीं होगी,
हुआ क्या, पिछली सरकारों में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किया गया। एक दूसरे की जो रेवेन्यू रहा, राजस्व रहा, उसका अपव्यय हुआ। ये दोनों को रोकेंगे, दोनों को हम करेंगे। रेवेन्यू बढ़ाएंगे, एक अपव्यय को, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोकेंगे। राजस्व बढ़ाएंगे, अपव्यय को रोकेंगे। लेकिन आपने ये जो बात कही कि हेल्थ सेक्टर में बहुत अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में बहुत टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब रोज़गार आएंगे। अब रोज़गार की जब बात आ रही है तो यहाँ झारखंड की जनता और ख़ासकर जो युवा अभी रोज़गार की तलाश में है, वो ये जानना चाहते हैं, ये सारे युवा, कि नौकरी किसको मिलेगी। क्या कोई ऐसी नीति रहेगी जिसमें कि नौकरी सिर्फ यहाँ झारखंड में रहने वाले लोगों को मिलेगी, या पूरे देश से कहीं भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको नौकरी मिलेगी? देखिए, स्पष्ट है कि हम इस सरकार का, हमारी सरकार का, हेमंत जी की सरकार का ये मंशा है कि झारखंड के लोग हैं उनको नौकरी मिले, लेकिन प्रथम या द्वितीय श्रेणी की जो नौकरियां हैं वो नियमतः बाहर के लोग भी उसमें आ सकते हैं, आएंगे, आते हैं और आते रहेंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी वैकेंसी है, इतनी रिक्तियां हैं सरकार में कि अगर उसको भरेंगे हम ईमानदारी के साथ, और हम करेंगे ईमानदारी के साथ भरेंगे, तो 1.5 लाख 1.5 लाख तो ऐसी नौकरियां आ जाएंगी। इसके अलावे हम और भी व्यवस्था करेंगे, और व्यवस्था नहीं कर पाए तो हमारे घोषणा पत्र में, दोनों के घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में, जेएमएम के घोषणा पत्र में हमने कहा है कि बेरोजगारी भत्ता देंगे उनको हम, और बेरोजगारी भत्ता दे करके उनकी आय को बढ़ाएंगे। इस तरह से हम व्यवस्था करेंगे, रोजगार देंगे, और हम फिर कहेंगे हम कि हम झारखंड के निर्माण को आगे बढ़ाएंगे। ये तो आपने सरकारी नौकरी की बात की। कई और दूसरे राज्यों की बात अगर करें, जैसे छत्तीसगढ़ या फिर दूसरे राज्य अगर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन की बात करें। रिजर्वेशन से मेरा मतलब है कि स्थानीय लोगों को ही नौकरी मिलेगी, वहाँ बाहर से आए हुए लोगों को नौकरी का प्रावधान नहीं सोचा जा रहा है। तो ऐसे में क्या झारखंड भी उस दिशा में आगे बढ़ेगा जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी यहाँ के ही लोगों को नौकरी मिलेगी, या फिर कुछ और होगा? नहीं, हमारा शर्त रहेगा कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स आएंगे तो उनको यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देना होगा नौकरियों में। ये हम तो कर रहे हैं, हमारी नीति है, हम घोषणा पत्र में लिख चुके हैं। हमने कहा है, लोगों से वादा किया है कि बाहर से जितने भी प्राइवेट सेक्टर में यहाँ प्लांट खुलेंगे, फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, उसमें तरजीह दी जाएगी, महत्व दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ के लोकल लोगों को। एक आखिरी सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब क्या कुछ आप नए झारखंड में के निर्माण के लिए, या नेक्स्ट जनरेशन को नए झारखंड के रूप में कैसा झारखंड मिलेगा? देखिए, बेहतर झारखंड मिलेगा, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, और अच्छे खुशहाल किसान मिलेंगे। हम किसानों की समस्या के लिए उनको जो धान की खरीदी होती है उसका दाम बढ़ाने वाले हैं, एमएसपी बढ़ाने वाले हैं, गेहूं का एमएसपी बढ़ाने वाले हैं, जो लोन इन पर कर्जा का बोझ है ना, 2 लाख तक हम लोगों ने कहा है कि उनको माफ़ी देंगे, तो किसान भी खुशहाल होंगे, बेरोजगार को रोज़गार मिलेगा, बीमार जो हैं उनको दवाइयाँ मिलेंगी, मुफ्त इलाज कराया जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ला करके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाएंगे, हम आगे करेंगे। ये सारी चीज़ें करेंगे जिससे एक बेहतर झारखंड, रहने लायक झारखंड, खुशहाल झारखंड को हम आगे करेंगे। धन्यवाद। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए हमारे साथ।